Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am C. Harshita Shirvani presenting chapter number 3 of class 12th marketing. So the name of the chapter is place decision. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्लेस डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। प्लेस का मतलब है उस प्लेस तक आपको प्रोडक्ट को पहुंचाना है जहां से कंज्यूमर उसे परचेज करेगा, इसलिए इसको कहा जाता है प्लेस डिसीजन। ठीक है, इसका मीनिंग देखें तो क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें समझनी है दैट इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस। प्लेस को चैनल भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और इंटरमीडिएरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेस ऐसा एक मैकेनिज्म है जिससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने फैक्ट्री में गुड्स बनाए हैं उससे लेकर कंज्यूमर तक गुड्स को लेकर आना, इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, प्लेस। प्लेस इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है, प्लेस इन केस ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर। जहाँ पर सर्विस का केस है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से लेकर आपको कहाँ तक लेकर आनी है, सर्विसेज कंज्यूमर तक। ठीक है, जो प्लेस है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। हमें ये सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, आगे डिटेल में आएगा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, रिटेलर कौन होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब जहाँ कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा वहाँ तक लेकर आना ही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चैनल या फिर आप कह सकते हो प्लेस। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला कौन है, मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद कौन है, इंटरमीडियरीज, दे आर इन डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड द सेलर। मतलब ये होते हैं, जैसे आपने सुना हो दलाल, समवन हु इज अ डीलर, जो दो लोगों को मिलवाता है और डील कराता है। बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन करवाता है कौन, इंटरमीडियरी। वो आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, और मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स, मतलब जो कस्टमर की नीड्स है उनको पता करेंगे, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे जो वो उन गुड्स को बनाते होंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकिंग एंड रिस्क बियरिंग एक्सेट्रा। मतलब जो ये हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ग्रेड करना हो गया। ग्रेड करना इज लाइक 4 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ABCD, तो आपको उसमें से बताना है कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा मीडियम टाइप का है। स्टैंडर्डाइजेशन करना, पैकिंग करना, जो भी रिस्क होता है रिस्क बियर करना, कि भाई ख़राब होने का रिस्क है किसी प्रोडक्ट का तो वो बियर करना, वो भी कौन करता है, इंटरमीडियरीज। उसके बाद कौन है, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। फैसिलिटेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं, बट दे आर अदर देन इंटरमीडियरीज। मतलब इंटरमीडियरीज के अलावा कोई अगर बिजनेस में हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। एग्जाम्पल क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग हेल्प करती है। इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारा स्टॉक होता है तो उनका इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बिजनेस में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, इधर से उधर सामान लेके जाने के लिए एजेंसीज हेल्प करती हैं। वेयर हाउसिंग एजेंसीज, जहाँ पर गोडाउन या वेयर हाउस होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग कंपनीज। उसके बाद लास्ट कौन होता है, कंज्यूमर। फाइनल डेस्टिनेशन गुड्स की क्या होती है, कंज्यूमर होता है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सामान जा रहा है, बट आखिरी में कहाँ पहुँचेगा, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर गुड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, याद हो गए। 4 लोग हैं हमारी पूरी की पूरी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स, हु प्रोड्यूस गुड्स। इंटरमीडियरीज कौन है, जो बायर और सेलर के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा, डायरेक्ट नेगोशिएशन कराएगा। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव। ठीक है, उसके बाद कौन है, फैसिलिटेटिंग एजेंट्स, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज, उसमें क्या क्या आ जाएंगे, अदर देन इंटरमीडियरीज आ जाते हैं जो बिजनेस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ठीक है, लास्ट हमारा कौन है, कंज्यूमर, फाइनल डेस्टिनेशन फॉर गुड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। पहली क्या है, कॉस्ट सेविंग। देखिए, एक जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है। एक पर्सन है जो
बिजनेस तो कर रहा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, कोई और कंपनी देखती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आपने देखा हो तो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कौन करता है, ई कार्ट। आपने नोटिस किया हो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कौन करता है, ई कार्ट डिलीवरी लिखा आता है जब भी आता है। तो फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में दे रखा है, ई कार्ट के हाथ में दे रखा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड ई कार्ट। फ्लिपकार्ट पूरा बिजनेस संभालता है, ई कार्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है। तो किस केस में कॉस्ट सेविंग के चांसेस ज़्यादा है, कॉस्ट सेविंग के चांसेस ज़्यादा तब होते हैं जब कंपनी किसी और को काम दे दे डिस्ट्रीब्यूशन का, तब क्या होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। चलिए रीड करते हैं। द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर स्पेशलाइज्ड, वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो भी काम वो करते हैं उसमें इन व्हाट दे डू एंड परफॉर्म एट मच लोअर कॉस्ट देन कंपनीज ट्राई टू रन द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल बाय इटसेल्फ। मतलब उन कंपनीज का काम ही डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसलिए वो स्पेशलाइज्ड हैं उसमें, इसलिए उनको कॉस्ट कम पड़ती है। अगर वही काम हम करेंगे तो हमें कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पहला पॉइंट समझ गए, कॉस्ट सेविंग। अगला है टाइम सेविंग। देखो मैंने क्या लिखा है, खुद करो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑप्शन ही है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी को दे दो कि भाई तू डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कॉस्ट सेविंग किस केस में होती है, जब स्पेशलाइज्ड कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बनी है वो करती है तो क्या होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग क्या होता है, कॉस्ट के साथ साथ टाइम ऑफ डिलीवरी भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ दी चैनल मेंबर्स। अब जिनका काम ही है डिस्ट्रीब्यूशन का, उनको नॉलेज है, उनकी एफिशिएंसी, उनका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, तो क्या होता है वो लोग उस काम को कम कॉस्ट में और जल्दी करके देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, टाइम सेविंग भी हो जाती है। उसके बाद देखिए कस्टमर कन्वीनियंस। आज कस्टमर को सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। आजकल कस्टमर्स को क्या होता है, एक पूरी दुकान है उसमें ही सारे के सारे आइटम्स मिल जाते हैं। किस वजह से पॉसिबल है ये, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, प्लेस डिसीजन की वजह से। देखिए आजकल किराने की शॉप पे जाओ तो आपको जो भी ग्रोसरी का आइटम चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस। चलो रीड करते हैं, कस्टमर कन्वीनियंस। इफ एवरी मैन्युफैक्चरर ओन्ड इट्स ओन ग्रोसरी स्टोर, मतलब ये होता कि भाई जो चावल बना रही है कंपनी वो सिर्फ चावल बेच रही है, अपना स्टोर खोला है उसने चावल बेचने के लिए और वो किराने वाली स्टोर पर चावल नहीं दे रही। वैसे ही और एग्जांपल दूँ तो आटा अलग स्टोर पे मिल रहा है, चावल अलग स्टोर पे मिल रहा है, स्पाइसेस आपके अलग स्टोर पे मिल रहे हैं, मिर्च अलग पे मिल रही है, धनिया अलग पे मिल रहा है, और हमारा ये क्या कहते हैं नमक अलग स्टोर पे मिल रहा है। अगर ऐसे होगा तो हमें कितनी दिक्कत होगी एज अ कस्टमर। तो कस्टमर की कन्वीनियंस भी है किसमें, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कि हमें क्या होता है एक ही ग्रोसरी स्टोर पे क्या हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, हमें बार बार अलग अलग स्टोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ एवरी मैन्युफैक्चरर ओन्ड इट्स ओन ग्रोसरी स्टोर देन कस्टमर वुड हैव टू विजिट मल्टीपल ग्रोसरी स्टोर। हमें अलग अलग स्टोर्स पे जाना पड़ेगा अपनी शॉपिंग लिस्ट को पूरा करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। चलिए आगे देखिए, कस्टमर कैन बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अब क्या है, अगर हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है, वो थोड़ा बहुत नहीं बेचता। और जो होलसेलर है वो भी क्या होता है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता है। लेकिन जो रिटेलर है वो भी होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में खरीदता है। बट कस्टमर को तो अपने नीड्स के हिसाब से चाहिए, भाई घर में 2 ही जने रहते हैं तो थोड़ा बहुत सामान चाहिए, 4 रहते हैं तो उसके हिसाब से चाहिए। तो कस्टमर्स को हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होती है, जो कहाँ मिलती है, रिटेल स्टोर्स पे मिलती है। होलसेलर हमेशा होलसेल क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में ही आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। रिटेलर बाय इन होलसेलर, बल्क क्वांटिटी में कौन खरीदेगा, रिटेलर खरीदेगा। जिससे आप खरीदते हो वो रिटेलर होता है। रिटेलर क्या करता है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता है। किससे खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है। होलसेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। तो ये सब होलसेल क्वांटिटी में खरीदते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। लेकिन जो रिटेलर होता है वो हमें बेचता किस क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में। उसके बाद अगला क्या है, कस्टमर रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए आपको चाहिए आईफोन, आईफोन है हमारा 60,000 रुपीज़ का, आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए आप लोगों को। जेब में एक आना नहीं है, पॉकेट मनी आपको मिलती है फॉर एग्जांपल से 5,000 रुपये मिलती है, ज़्यादा बोल दी है वैसे मैंने। और आप सोच रहे हो यार आईफोन तो लेना ही पड़ेगा, कैसे चलेगा, फ्रेंड्स में कैसे शो ऑफ करूँगा, तो आपने सोचा आईफोन लेना है। तो अगर आपको आईफोन चाहिए 60,000 रुपीज़ का और आपको पॉकेट मनी मिल रही है 5,000 रुपये की, क्या आप खरीद सकते हो, कोई ऑप्शन है? येस, आप खरीद सकते हो। आप खरीद सकते हो EMI पे। जो हमारे रिटेल शॉप्स होती हैं वो ऑप्शन देती हैं कि आप पेमेंट को EMIs में कर दो। EMIs क्या होता है, ईजी मंथली पेमेंट्स, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मंथली थोड़े थोड़े अमाउंट देकर अपनी पेमेंट को क्लियर कर सकते हो।
तो कस्टमर को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। रीसेलर्स ऑफर फाइनेंशियल प्रोग्राम्स टू कस्टमर फॉर पेमेंट्स। कस्टमर कैन बाय ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीद सकता है, और एक पेमेंट प्लान भी बाय कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया EMI का होता है। अब ये है हमारा चिंटू, इसकी सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये। इसको चाहिए आईफोन। आईफोन की कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपीज़। क्या 20,000 की सैलरी में 60,000 का आईफोन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। पूरी पेमेंट एक साथ तो नहीं कर सकते, तो कैन नॉट अफोर्ड इन फुल पेमेंट। तो उसने क्या किया, स्टोर से बात करी और EMI ऑप्शन बनवा लिया, दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें वो क्या करेगा, 60,000 को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवा लिया और वो हर मंथ उसकी पेमेंट करता जाएगा जब तक उसकी पेमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो चिंटू को रिसीव हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, रीसेलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। देखो मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है खाने पीने का या कुछ भी, तो आपको कहाँ पता चलता है, किराने की स्टोर पे जाके वहीं पता चलता है। अंकल बताते हैं आपको कि बेटा ये नई चिप्स आई है या नया कुरकुरा आया है या फिर नया कोई स्नैक्स आया या नई चॉकलेट आई है, कौन बताता है हमें बताते हैं रीसेलर्स, रिटेल शॉप वाले। अब फ़ोन लेने जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कौन सा लेटेस्ट मॉडल है, क्या है। आजकल तो गूगल वगैरह आ गया, फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मेजर इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑफलाइन ढूंढना चाहते हैं तो आपको वो दुकानदार बताता है जो उस चीज़ में डील कर रहा है, ठीक है। तो रीसेलर प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर हु इंक्लूड रीसेलर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट रिलाई ऑन देम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच विल कीप देम इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट और इंक्रीजिंग इन इट्स सेल। क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरर जो रीसेलर्स को इंक्लूड करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो चाहते हैं कि रीसेलर उनको इन्फॉर्मेशन ला के दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे वो इम्प्रूव कर पाएँ और क्या कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। दो चीज़ें होंगी, इम्प्रूव कर पाए प्रोडक्ट को और सेल्स को क्या कर पाए, इंक्रीज़ कर पाए, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट सेविंग। जिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उनको दे दो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। और क्या फ़ायदा होगा, टाइम सेविंग हो जाएगी, टाइम ऑफ डिलीवरी कम हो जाता है क्योंकि उनको ऑलरेडी नॉलेज होती है। उसके बाद क्या आता है हमारा ऑप्शन, उसके बाद क्या पॉइंट था हमारा, कस्टमर कन्वीनियंस। कस्टमर को मल्टीपल स्टोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही स्टोर पे क्या होता है, सारे आइटम्स मिल जाते हैं। उसके बाद कस्टमर बाय इन स्मॉल क्वांटिटी। रीसेलर को, रिटेलर को क्या करना पड़ता है, होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में वो खरीदता है, लेकिन वो हमें कैसे बेचता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद था फाइनेंशियल सपोर्ट। चिंटू को चाहिए था फ़ोन, आईफोन, 60,000 रुपये का, सैलरी थी 20,000 रुपये। अब उसने क्या किया, एक प्लान बाय कर लिया जिसमें वो छोटी छोटी अमाउंट में पेमेंट्स करता है मंथली, उसको क्या कहते हैं, EMI। उसके बाद देखिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। रीसेलर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताता है प्रोडक्ट के बारे में, और होलसेलर जो रीसेलर्स को इंक्लूड करते हैं उन्हें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं रीसेलर से। पहली क्या, सेल्स को कैसे इंक्रीज करें, दूसरी क्या, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। चलो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस मतलब कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम क्या करता है। पहला काम तो क्या है, ट्रांजैक्शनल फंक्शन, ये कराता है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट। कैसे, जो बंदा या जो पर्सन आपका प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, और जिस पर्सन को, जिस कंज्यूमर को वो गुड्स चाहिए, उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको चाहिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको चाहिए होलसेलर्स, आपको चाहिए रिटेलर्स, आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज टू ब्रिज द गैप between production and consumption, for which various transaction performed for movement of goods from one place to another are called transactional function। मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में गैप को फिल करना कुछ ट्रांजेक्शन्स करके, जिससे मूवमेंट हो रही है गुड्स की एक प्लेस से अनदर प्लेस पे। बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क बेयरिंग फंक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। अब क्या होता है, जैसे जैसे होलसेलर ने खरीद लिया तो रिस्क किसका, होलसेलर का। रिटेलर ने खरीद लिया तो किसका, रिस्क रिटेलर का। फाइनल कंजम्पशन के पास, जब कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचती हैं तो रिस्क उसका हो जाता है। तो बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क बेयरिंग फंक्शंस इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद देखो बाइंग का मतलब क्या है, बाइंग टेक प्लेस एज प्रोड्यूसर सेल द गुड्स एंड इंटरमीडिएरीज बाय देम। बाइंग का मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स को बेच देते हैं और इंटरमीडिएरीज खरीद लेते हैं। मतलब होलसेलर खरीद लेता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर किसको बेच देता है, कंज्यूमर को बेच देता है। इंटरमीडिएरीज सेल द गुड्स एंड कंज्यूम
इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं किसको, कंज्यूमर को, कंज्यूमर फाइनली उसे क्या करता है, खरीद लेता है। जब गुड्स खरीदता है तो इसमें ऑब्वियसली रिस्क भी है। रिस्क क्या होता है, ट्रांसफर होता जाता है। इफ गवर्नमेंट अनाउंस अ डिसीजन ड्यू टू विच प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फेल डाउन कैन लीड टू लॉस। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं वो क्या करते हैं, रिस्क ऑफ लॉस को अज्यूम कर कर चलते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी प्राइस हायर साइड पर हो गया है, तो प्रॉफिट के भी सीन हो सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई इसका प्राइस कल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मस्ट अज्यूम रिस्क ऑफ लॉस, मतलब सबको रिस्क ऑफ लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारा लॉजिस्टिकल फंक्शन। लॉजिस्टिकल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शंस इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड लॉजिस्टिकल फंक्शन। मतलब अब क्या करना है, पहले वाले पॉइंट में क्या था, ट्रांजेक्शन करवानी है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन करवाओ। अब उसके लिए आपने क्या किया, होलसेलर आए, रिटेलर आए, बीच में गैप जो था वो फिल किया गया। अब लॉजिस्टिकल का क्या है, ट्रांजेक्शन हो गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स कराना पड़ेगा। मतलब जो गुड्स बनी है उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड असेंबल्ड इन डिफरेंट असेंबली लाइन। गुड्स बनने से पहले क्या होता है, अब मान लो आपका प्रोडक्ट है पेन, अगर आपको पेन भी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, आपको इंक चाहिए, आपको निब चाहिए, ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी, जगह जगह से लाकर इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं, असेंबलिंग। देखो, असेंबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एट पर्टिकुलर प्लेस। मतलब जो अलग अलग जगह से खरीदा है उसको साथ में ले आओ, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, गुड्स को बनाएंगे। उसके बाद है ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स फैसिलिटेट हैंडलिंग। अब क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स बन गए, अब मान लो हम पेन बनाते हैं तो हमारे पास 4 कैटेगरी के पेन हैं, तो हमें उनकी पैकिंग करनी पड़ेगी प्लस उनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पेन 5 रुपये का है, कौन सा पेन 10 रुपये का है, कौन सा 50 का है, कौन सा 100 का है, तो उसके लिए क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। अब मान लो पेन बन गए, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स प्रिवेंट लॉस और डैमेज एज वेल एज हेल्प्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर वेन एवर दे वॉन्ट। मतलब अचानक से अगर कंज्यूमर को कोई डिमांड आ जाती है कि उसे 100 पेन चाहिए तो कैसे मिलेगा, अगर स्टोर ही नहीं हो रखे तो वो पेन की सप्लाई कैसे हो पाएगी। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स प्रिवेंट लॉस और डैमेज एज वेल एज हेल्प रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर वेन एवर दे वॉन्ट। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वो चीज़ है जो गुड्स अवेलेबल कराएगी प्लेसेस पे जहाँ पे बायर आएंगे खरीदने के लिए, वेयर बायर्स आर लोकेटेड। In the channel of distribution, all these functions are performed so that goods may reach to the marketplace. So that goods may reach to the marketplace. Marketplace तक goods क्या हुए, पहुँच जाएं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, लॉजिस्टिकल वाले में सबसे पहले तो असेंबली होती है इसमें, फिर ग्रेडिंग एंड पैकिंग होती है, फिर उसके बाद स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे फाइनली क्या होता है, गुड्स पहुँच जाती हैं कस्टमर तक। उसके बाद देखिए फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस क्या होता है, वो फंक्शन जो ट्रांजैक्शन प्लस फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स को क्या करे, फैसिलिटेट करे, हेल्प करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एसी परचेज़ किया, अगर एसी में 1 साल की वारंटी है फॉर एग्जांपल, तो 1 साल जो आप सर्विसेज आप रिसीव करोगे उसे क्या कहते हैं, पोस्ट परचेज सर्विस। ठीक है, जो परचेज करने के बाद भी सर्विसेज हो, इससे क्या होता है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है। ऐसी कंपनीज जो पोस्ट परचेज सर्विस देती है उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है, प्लस ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करेगा। मतलब जिस कंपनी ने आपको वारंटी प्रोवाइड करी है आप उसके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदोगे, आपको और अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांजैक्शन भी और फिजिकल एक्सचेंज भी। उसके बाद देखिए फाइनेंसिंग, पता है आपको, मैंने बताया अभी EMI सपोर्ट जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी आपको रिसीव कर पाते हैं हम, एडवर्टीजमेंट वगैरह कहाँ आएगा, फैसिलिटेटिंग फंक्शन में आएगा। हर सेक्टर की, हर फंक्शन की इम्पोर्टेंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अलग है। मतलब आईफोन के लिए उसके अपने स्टोर्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शनल गैप वाला सीन नहीं है, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो फैसिलिटेटिंग वाला ले सकता है कि भाई 1 साल तक मेरे प्रोडक्ट में अगर कुछ भी आता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। ऐसे अगर AC प्रोडक्ट है तो AC में 5 ईयर्स वारंटी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा, इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उसको एक प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन।
वैसे ही अगर मैं बात करूँ हमारी कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह, उनके लिए क्या मायने रखता है, लॉजिस्टिकल फंक्शन, की मतलब फटाफट गुड्स क्या होए कंज्यूमर तक पहुंच पाए, फिजिकल एक्सचेंज जल्दी हो पाए। और एग्जांपल दूं, ट्रांजेक्शनल वाला कहाँ आएगा, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स की जल्दी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे भी चलेगा तो चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई विल कम बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।